हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? होप कि आप सबसे वाइज आज के स्टूडियो में अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट, कार्डिक साइकिल, डबल सर्कुलेशन एंड हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के बारे में। माय नेम इज देवेंद्र संगारिया एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट these टॉपिक्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले एक हार्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। और पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है, पीयर इन द सेंस में मास विद लाइक ऑर्गन होता है। साइज के बारे में बात करो, क्लिंज्ड फिस्ट साइज होता है। क्लिंज्ड फिस्ट इन द सेंस में इसकी बंद मुट्ठी। हर ह्यूमन अपने अपने हार्ट का साइज मेजर कर सकता है सिर्फ अपनी मुट्ठी बंद करके। जितना आपका मुट्ठी का साइज है उतना ही आपके हार्ट का साइज। आगे बात करूं मैं, तो ओरिजिन जितने भी ऑर्गन होते हैं सब मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होते हैं, तो इसका भी ओरिजिन मेसोडर्मल होगा। वेट मेल एंड फीमेल में दोनों में वेरी करता है। मेल के अंदर होता है 300 ग्राम वेट, फीमेल्स के अंदर होता है 250 ग्राम। हार्ट की लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखो, हार्ट दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं मीडियस्टेनम, जो दो लंग्स के बीच में स्पेस होता है, और हार्ट लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्टेड होता है। इसी कारण लेफ्ट लंग है वो थोड़ा छोटा होता है राइट लंग की कंपैरिजन में। आगे बात करूंगा, तो जो अपने लंग्स है वो भी एक थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है थोरेसिक कैविटी। तो हार्ट भी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं अपन लेयर्स ऑफ हार्ट की। तो हार्ट में बेसिकली तीन तीन लेयर्स होती है: एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। अपन अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग करना अंदर, यानी कि जो अपने ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स उनकी लाइनिंग करता है। आगे बात करूं मैं मायोकार्डियम की। तो मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट लेयर होती है एंड ये बनती है कार्डिक मसल्स की। कार्डिक मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रेक्शन करवाना। तो यस, मायोकार्डियम कॉन्ट्रेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आगे बात करूं मैं अपन पेरिकार्डियम लो। तो पेरिकार्डियम लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी कि दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट, ये क्या इसका फंक्शन है? तो देखो, दो फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका कि एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह act करता है। दूसरा फंक्शन इसका कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है या फ्रिक्शन मूवमेंट प्रोवाइड कराता है दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच। आगे बात करूंगा, अब चलते हैं अपन हार्ट के अंदर कितने चेम्बर्स होते हैं, या कितने, जैसे वो बोलते हैं साधारण भाषा में, कितने कमरे होते हैं हार्ट के। तो देखो, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं जिसमें दो ओरिकल होता है, दो वेंट्रिकल होता है। दो राइट साइड के जो ओरिकल वेंट्रिकल है उनके बीच में कनेक्ट करने के लिए वॉल्व बनाए जाते हैं, और राइट साइड में होते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व, यानी तीन वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में होता है बाइकप्सिड वॉल्व। याद रख लेना, सिंपल है, इजी है। तो लेफ्ट साइड में होता है बाइकप्सिड वॉल्व, और बाइकप्सिड वॉल्व को अपन बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ट्राइकप्सिड वॉल्व का कोई अदर नेम नहीं है, तो ट्राइकप्सिड वॉल्व राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। आगे बात करूंगा एक हार्ट की। तो अब अपन सारे नामों को फंक्शन एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो, एरोटा का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी में ले जाना। और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग्स से थ्रू पुल्मोनरी वेन्स। और राइट एट्रियम के पास आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, होल बॉडी। जैसे कि सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है। तो सुपीरियर वेना केवा हार्ट के अबाव जो भी पोर्शन है उससे ब्लड सुपीरियर वेना केवा लेता है। इंफीरियर वेना केवा का क्या फंक्शन है कि जो हार्ट है उसके नीचे जितने भी अपने बॉडी ऑर्गन्स है या बॉडी है हार्ट के नीचे वाली, तो उस सभी से ब्लड कौन लेता है? इंफीरियर वेना केवा लेता है। और दोनों राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। राइट एट्रियम से तो फिर राइट वेंट्रिकल जाता है, राइट वेंट्रिकल के से ये जाते हैं पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो जो इसमें जिस शब्द में पुल्मोनरी आ जाए ना, तो उसका जस्ट काम अपोजिट हो जाता है। जैसे कि वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लेकिन पुल्मोनरी शब्द लगते ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यानी कि पुल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट की तरफ लाती है, तो वो पुल्मोनरी वेन होती है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में बाइकप्सिड वॉल्व होता है, बता दिया मैंने। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकप्सिड वॉल्व। एंड बात करूं मैं एक और, सेमिल्यूनर वेल्व क्या होता है? सेमिल्यूनर वॉल्व, तो देखो, सेमिल्यूनर वॉल्व होता है कि ब्लड को वेंट्रिकल्स में आने से रोकता है। यानी कि जैसे वेन्स में आर्टरी में सप्लाई कर रहे हैं, तो आर्टरी से वापस प्रिवेंट बैक फ्लो। वॉल्स का काम क्या होता है? बैक फ्लो को रोकता है। तो जैसे अपन ने हार्ट पंप किया, तो वेंट्रिकल्स से जो ब्लड जाएगा आर्टरी में, तो वो वापस वेंट्रिकल्स में ना जाए, तो उससे उसके फ्लो को प्रिवेंट करता है कौन? बैक फ्लो को प्रिवेंट कौन करता है?
सेमिल्यूनर वॉल्व, एसएलवी भी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन दो कनेक्शन बिटवीन एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो वॉल्व होता है एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, तो उसके अंदर भी देखो डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग है। अपन लेते हैं लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व की। तो इसके अंदर सबसे ऊपर वाला पोर्शन जिसे अपन बोलते हैं बाइकप्सिड वॉल्व, उसके नीचे होता है कोर्डेनी टेडेनी, जो कि एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उसे बांध के रखती है पेपिलरी मसल्स से। पेपिलरी मसल और कोर्डेनी टेंडिनी के काम क्या है? जो बाइकप्सिड वॉल्व है, वो जैसे कि यहाँ तक तो खुलती है लेकिन वो वापस ऊपर न खुल जाए, तो उसे रोकने के लिए कौन काम करता है? कोर्डी टेंडनी एंड पेपिलरी मसल्स, जिसके प्रिवेंट बैक मूवमेंट ऑफ बाइकप्सिड वेल। तो यहाँ तक ही मूवमेंट होगा लेकिन इसको ऊपर मूवमेंट नहीं कराएंगे वो। तो कोऑर्डिनेट टेंडनी एंड पेपिलरी मसल इसके मूवमेंट को रोकती है या कंट्रोल करती है इसके मूवमेंट को। आगे बात करूं मैं, तो शुरू करते हैं अपन। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है और न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। मायोजेनिक हार्ट किस में प्रेजेंट होता है? एक तो मोलस्क में प्रेजेंट होता है, एक वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि अपने ह्यूमंस के अंदर भी मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक यानी कि वो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वो खुद हार्ट बीट, हार्ट जो है वो खुद ही बीट करता है, किसी भी ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहता कि जैसे नर्वस जो न्यूरॉन्स है उनका कनेक्शन बंद होता ही हार्ट बंद हो जाएगा। नहीं, हार्ट तब भी बीट करेगा, कुछ समय के लिए बीट करेगा लेकिन करेगा भी। लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि आर्थ्रोपोड हो गए या एनालिड्स हो गए, तो उनके अंदर होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी कि जैसे ही न्यूरल जो ब्रेन से सिग्नल बंद हो गए वैसे ही हार्ट की बीटिंग रुक जाएगी। लेकिन मायोजेनिक हार्ट में ऐसी बीटिंग नहीं रुकती, वो तो भी धड़कता रहेगा। तो एग्जाम्पल याद करें ना, मायोजेनिक में किस किस के हैं? मोलस्क, इनवर्टिब्रेट्स के हैं। अब बात करते हैं अपन कंडक्टिंग सिस्टम की। तो देखो, कंडक्टिंग जो सिस्टम है उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है साइनोएट्रियल नोड से, एसएन से, जैसे अपन बोलता है पेस मेकर भी बोलते हैं। एंड हार्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हार्ट ऑफ द हार्ट इसी क्यों बोलते हैं क्योंकि ये खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ताकि पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके। उसके बाद में ये शुरू होता है इंटरनोडल पाथवे, जिससे ये एक्शन पोटेंशियल कैरी किया जाता है, एंड देन फिर ये रहता है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ, जैसे अपन बोलते हैं पेस सेटर। ज्यादा इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेस सेटर क्या होता है, मगर बस सिर्फ उससे नाम याद रख लेना, एवीएन क्या होता है, एसएन क्या होता है। एसएन को अपन पेस मेकर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा और आगे बात करता हूँ मैं एक बार क्लियर डायग्राम से। तो देखो, हार्ट का जो अपना कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल है उसका पाथ देखो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसए नोड से। एसए नोड 70 से 75% 70 से 75 बीट पर मिनट जनरेट कर लेता है ये। तो ऐसे नोड से जाता है इंटरनोडल पाथवे अपनी बीट एक्शन पोटेंशियल वाली, तो एक्शन पोटेंशियल जाती है ऐसे नोड से इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर से एवी बंडल से, सॉरी एवी नोड से एवी बंडल, देन फिर जाता है बंडल ब्रांचेस, देन फिर पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके थ्रू? पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू। अब पहले अपन बात कर लेते हैं इनके लोकेशन की। तो देखो, जो ऐसे नोड होती है एसएन, वो प्रेजेंट होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, पर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे एसएन प्रेजेंट होती है। इंटरनोडल फाइबर्स दो एसएन एंड एवियन को जोड़ता है। एवियन की लोकेशन क्या होती है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो ये याद करने के हिसाब से लिख लिया, याद कर लेना कि दो बार एल आएगा किसमें? एक एवियन के केस में, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर की साइड में, लेफ्ट साइड में, तो दो बार एल आएगा, राइट एट्रियम के अंदर ही होता है ये भी। इसके बाद में शुरू होता है एवी बंडल, जो कहां तक जाता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर के जंक्शन से जंक्शन तक जाता है। लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल जो वेंट्रिकुलर के बीच में, दो वेंट्रिकल्स के बीच की जो मसल्स है, उससे ही एवी बंडल डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहाँ तक प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन तक। उसके बाद में जैसे वेंट्रिकल्स के जो दो वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल शुरू होती है, तो उसमें बंडल एवी बंडल डिवाइड करके बंडल ब्रांचेस बना लेता है, राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। और उसके बाद में फिर वो और माइन्यूट फाइबर्स निकाल देता है, जिसे हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर, जो पूरे हार्ट में फैला होता है। आगे बात करूं मैं कार्डिक साइकिल की, काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक चीजें हैं इसकी, एंड काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ। तो शुरू करते हैं कार्डिक साइकिल की। तो कार्डिक साइकिल के बारे में बात करूं मैं, तो ये अपन की एक तरीके से पूरे हार्ट की जो बीटिंग है, कितने मतलब कौन किस टाइम पे बीट कर रहा है, एट्रिया किस टाइम पे बीट कर रहा है, वेंट्रिकुलर किस टाइम पे बीट कर रहा है, दोनों के बीच में कब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, उस पूरे जो सिस्टम है उसका चार्ट बताता है ये कार्डिक साइकिल। तो शुरू करते हैं।
तो देखो कार्डिक साइकिल में बेहतर कार्डिक साइकिल पर मिनट होती है एक अडल्ट में, यानी 72 टाइम बीट होती है। एक ह्यूमन का हार्ट 72 टाइम पर मिनट बीट करता है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल के बारे में बात करूं मैं, तो देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 डिवाइड बाई 72 मतलब कितने बीट हो रहे हैं। तो इससे क्या निकल जाएगी, 0.8 सेकंड होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकाल ली अपने की 0.8 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में मतलब 0.8 सेकंड में एक पूरी बीट कंप्लीट, पूरी कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यानी कि हार्ट में एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर दोनों कनेक्ट होकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आते हैं 0.8 सेकंड में। आगे बारे में बात करूं मैं, तो एट्रियल एक्टिविटी और वेंट्रिकुलर एक्टिविटी दोनों अलग अलग होती है। जैसे कि जो एट्रिया का डायस्टोल है वो 0.7 सेकंड का होता है, लेकिन एट्रिया का सिस्टोल है वो 0.1 सेकंड का होता है। शॉर्ट होता है किसका, एट्रियल सिस्टोल। वैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात करूं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का, एंड डायस्टोल होता है 0.5 सेकंड का। तो शुरुआत करते हैं अपन इसकी काफी बेसिक बेसिक चीजों से। इसकी पूरी चार्ट के बारे में बात करता हूँ। तो देखो सबसे पहले होगा एट्रियल सिस्टोल, इसमें 0.1 सेकंड में। एंड क्योंकि एट्रियल सिस्टोल क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 30% जो ब्लड है उसको वेंट्रिकल्स में फ्लो करवाता है। यानी कि इनिशियली देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन जॉइंटेड डायस्ट्रोल के केस में, कि हार्ट में वेंट्रिकल्स ने भी पंप कर दिया एंड एवरिकल्स ने भी पंप कर दिया। अब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में तो जो वॉल्व होता है अपने बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वॉल्व दोनों ओपन होंगे। तो 70% वाटर है वो, सॉरी 70% जो ब्लड है वो इनिशियली मतलब डायरेक्ट के डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में फ्लो होगा। लेकिन देन फिर उसके बाद में जो बचा 30% है वो एट्रियल सिस्टोल के थ्रू अंदर चला जाएगा, किसमें, वेंट्रिकल्स में। देन फिर बारी आएगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसके अंदर जो सेमिल्यूनर वोल्व है वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन जो बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वोल्व है वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल प्रेशर लगाएगा, तो जैसे ही प्रेशर लगेगा नीचे से, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऐसे क्लोज हो जाएंगे, जिसके कारण वो वापस वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो नहीं होगा। एंड देन फिर ये आगे आर्टरी के थ्रू चले जाएंगे। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है एंड 30% ब्लड को ये फ्लो करवाता है वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है एंड जस्ट एट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में होता है। और उसके बाद में दोनों रिलैक्स करेंगे, तो ये होगा पॉइंट। जो एट्रियल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल किसको कहते हैं, जब एट्रियल भी डायस्टोल कर रहा है एंड वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक कंडीशन में है। तो ये कितने सेकंड के लिए होगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ 0.4 सेकंड के लिए। तो जॉइंट डायस्टोल का टाइम पीरियड क्या है, 0.4 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। एंड वेंट्रिकुलर जो अपना एक और बात करूं मैं आपको, तो बेसिकली बात करूं जॉइंट डायस्टोल में 70% ऑफ ब्लड जो कि वेंट्रिकल्स में चला जाता है, बता दिया मैंने। 30% आर्teriयल सिस्टोल के थ्रू आता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। एंड बाइकप्सिड वो, जो कप्सिड जो वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज किस में होते हैं, जो वेंट्रिकुलर जैसे सिस्टोल शुरू होगा तो कप्सिड वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, सब वॉल्व ओपन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही जॉइंट डायस्टोल शुरू होगा, तो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व खुल जाएंगे एंड सिमिलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, ताकि वेंट्रिकल से सीधा ब्लड आर्टरी या वेन में फ्लो करना शुरू ना कर दे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर से जाएगा, इस पूरा काम होगा प्रेशर से। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, जॉइंट डायस्टोल का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। एंड का जो कप्सिड वॉल्व एंड सेमिलर वॉल्व कब वो खुलेंगे, कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करूं मैं कार्डिक साइकिल की। तो देखो कार्डिक साइकिल के अंदर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी होती है, 120 ml। एंड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होती है 120 ml एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होती है 50 ml। यानी कि एक सिस्टोल के बाद में कितना ml ब्लड फिर वापस आने लग जाता है उसके अंदर, तो 50 ml आता है। और जैसे ही डायस्टोल जॉइंट डायस्टोल खत्म होगा, तो उसके अंदर बढ़ जाएगा 120 ml ब्लड। यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगी, जब डायस्टोल होगा तो रिलैक्स कंडीशन में कितना ब्लड फ्लो होगा, फिल होगा हार्ट के अंदर, वो होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है, एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम होने के बाद में कितना ब्लड हार्ट में बचा है। यानी कि वो जो आता रहेगा ना ब्लड वेंट्रिकल्स के थ्रू उसमें, तो वो होता है 50 ml की। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होगी 50 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगी 120 ml। ये बस याद रखिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस का एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जो नेट बोलते हैं ना अपन, नेट की कितना एक आर्टरी से कितना जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है वेंट्रिकल्स में, मतलब कि आर्टरी और एक वेंट्रिकल पर मिनट या पर कार्डिक साइकिल कितना ब्लड पंप कर रहा है, जैसे अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
क्या बोलते हैं, डिफाइन बात देता हूँ आपको। अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in an वन कार्डिक साइकिल। जनरली 70 ml होता है, 120 - 50 जनरली 70 ml होता है। कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो आउटपुट में पूरा 1 मिनट का कंसिडर करेंगे कि नंबर, जैसे कि अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle each ventricles in 1 minute is known as cardiac output। तो 70 ml इंटू 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो मल्टीप्लाई करके 5040 आएगा आंसर, लेकिन समथिंग समथिंग अप्रोक्सीमेट करके 5 लीटर पर मिनट अपन कर सकते हैं इसको काउंट की कार्डिक आउटपुट कितना होता है। तो एक हार्ट कितना एमएल 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा होता है, 5 लीटर 1 मिनट में। बात करते हैं अपन हार्ट बीट की। तो देख, अडल्ट में हार्ट बीट 72 पर मिनट होती है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी में मोर देन 120 होती है। अगले बारे में बात करते हैं अपन पल्स के बारे में। तो देखो, पल्स इजीली फेल्ट इन रेडियल आर्टरी ऑफ विस्ट, जैसे कि जो अपनी कलाई है, उसकी जो रेडियल आर्टरी होती है उसके अंदर एक पल्स इजीली जनरेट होती है, तभी अपन किसी दिन देखोगे डॉक्टर्स हमेशा यहाँ पे हाथ रख के, देन सॉरी, डॉक्टर्स हमेशा यहाँ पे हाथ रख के एंड देन फिर पल्स मेजर करते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होती है, रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट होती है, कार्डियो कैरोटिड आर्टरी ऑफ नेक। कि कभी कभी डॉक्टर इस साइड में भी हाथ रख के मतलब पल्स पता करते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है। तो बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पल्स कितनी होती है, वो नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल के बराबर ही होती है, यानी कि जैसे कि हाँ, एक बार में अपना जो हार्ट 1 मिनट में अपना हार्ट 70 टाइम्स बीट करता है, तो कार्डिक साइकिल कितने हो गए, 72 हो गए, लेकिन पल्स भी कितने हो गए, 72 ही होगी। आगे बात करूंगा। तो ईसीजी, ईसीजी में सबसे पहले कंफ्यूजन आता है कि ईसीजी के अंदर जो ग्राफ मिलता है अपन को, तो उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन जो डिवाइस अपन काम में लेते हैं उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इनमें दोनों में टर्म आपस में अपोजिट की गई है, कि जो ग्राफ को अपन ने बोल दिया ग्राम बोल दिया, मतलब ग्राफ का अंदर ग्राफ को अपन ने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, लेकिन जो डिवाइस को बोला अपन ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इस दोनों में टर्म को इम्पोर्टेंट याद रखना कि इसमें कैसे क्या फिर मतलब अदला बदली हुई है टर्म नामों की। आगे बात करूंगा। तो देखो, ईसीजी के लिए अगर अपन नॉर्मल ईसीजी लेनी है, तो देखो एक लेफ्ट लेफ्ट एंकल, यानी कि जो लोअर लेफ्ट लेग है, तो उसके अंदर जो एंकल है वहां पे एक तो बंदे की एक नोट, एक बंदे की अपने एक वन हैंड पर, एक बंदे के अदर हैंड पर। तो लेफ्ट हैंड, दोनों हैंड्स पर बंदे की एक एक नोट, लीड जिसे पर बोलते हैं, और एक 3 लीड्स में से दोनों दोनों हैंड्स पर बंदेंगी, और एक बंदेगी लेफ्ट एंकल की तरफ, लीड एक लीड बंदेगी। लेकिन अगर मुझे एक डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो अपन हार्ट के पास जो मेनी लीड्स कनेक्ट करते हैं अपन चेस्ट रीजन में डिटेल एनालिसिस के लिए। अब बात करते हैं बेसिकली, एनसीईआरटी में एक डायग्राम मेंशन है, जिससे ग्राफ मेंशन है ईसीजी का, जिसके अंदर पी क्यू आर एस टी नाम दिए गए हैं। तो देखो समझते हैं एक एक करके। पी का मतलब होता है जहां से एट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, यानी पी का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि सिस्टोल शुरू हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं पी से। क्यू आर एस ज्वाइंटली कहते हैं अपन क्यू आर एस को डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी इस समय में वेंट्रिकल्स डीप कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, डीपोलराइज होंगे। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन याद रखना, क्यू के बाद होता है, एस से पहले होता है वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रेक्शन, मतलब क्यू के बाद होता है, ये याद रखना, क्यू के बाद होता है वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रेक्शन। टी के वेव को बहुत बोलते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, टी वेव को बोलते हैं अपन रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, की वापस वो इनिशियल स्टेट में आ जाएंगे, उसे अपन बोलते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। आगे बारे में बात करूं, डबल सर्कुलेशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं डबल सर्कुलेशन को। तो देखो, हार्ट डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, कि हार्ट में ब्लड 2 टाइम्स पास करता है। पहला करता है लंग्स से अपने राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन फिर जाएगा लंग्स की तोड़, लंग्स से देन ऑक्सीजनेटेड होके ये आएगा पुलमोनरी वेन्स के थ्रू, इसमें लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन फिर ये पूरी बॉडी में जाएगा। तो इसमें इसमें क्या होगा कि हार्ट 2 बार जो ब्लड है वो 2 बार पास कर रहा है एक हार्ट से, उसे अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसमें 2 तरीके की सर्कुलेशन होती है, एक होती है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे बोलते हैं, हार्ट एंड बॉडी के बीच में होने वाले सर्कुलेशन को बोलते हैं अपन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। लेकिन लंग्स एंड हार्ट के बीच में होने वाले जो सर्कुलेशन है उसे अपन बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें पुल्मोनरी आर्टरी और पुल्मोनरी वेन्स जो अपन नाम दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है नाम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल सिस्टम
जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक ब्लड है वो एक मेन ऑर्गन से डायरेक्ट हार्ट के में ना जाने के बजाय एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने के बाद में देन फिर हार्ट में जाएगा, उसे अपन बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। देखो समझते हैं बेसिकली। तो जैसे कि अपने जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब के सब एब्जॉर्ब करती है किससे, कैपिलरी के थ्रू। देन फिर वेन्स में जाएगी, देन वेन से जाएगी सीधा सीधा किसी में, लीवर में। लीवर में जो भी है न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो रिमूव होते हैं किसमें, लीवर में। एंड समथिंग समथिंग अमोनिया जो कि यूरिया में कन्वर्ट होता है किसमें, लीवर में। देन फिर ये जाएगा किसमें, देन फिर ये जाएगा मेन वेन्स में। तो क्या होगा, एक सिस्टम क्या होगा इसका कि लीवर में ये ब्लड ब्लड किससे जा रहा है, इंटेस्टाइन से लीवर में जा रहा है, लीवर से देन फिर जा रहा है मेन वेन में। तो ये हो गया मतलब दो ऑर्गन के बाद आएगा मेन वेन का नाम। तो इसी कारण इसे बोलते हैं अपन पोर्टल सर्कुलेशन। डेफिनेटली एक बार इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पढ़ लेना डिटेल में, या तक मैं बता दी जो भी मेन मेन है। ठीक है क्या, और एक बात बता दूं मैं, कैपिलरी क्या होती है कि देखो, कैपिलरी आर्टरी एंड वेन की एक छोटे छोटे रूप, छोटी छोटी नलियां होती है जो कि आर्टरी एंड वेन से डिवाइड करती है। जैसे कि मान लो ये मेरी आर्टरी है, तो इससे मान लो ये 5 नलियां डिवाइड हो गई। तो जो डिवाइड होने के बाद वो छोटी छोटी निकल गई आर्टरी या वेन, तो उसे अपन बोलेंगे कैपिलरी। जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में के थ्रू जाती है, जहाँ पे वेन से आर्टरी जहाँ पे वहां पे ये जाती है कौन, कैपिलरी जाती है। आगे बात करूं मैं, तो बात करते हैं अपन पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन की। इसके अंदर लीवर के में जाती है, लीवर से फ्लोर होता है वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं अपन किसकी लेयर, अपन बात करने वाले हैं आर्टरी। तो आर्टरी में देखो 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, जिसे हम बोलते हैं इंटीमा। ट्यूनिका एक्सटर्ना लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स वगैरह वगैरह होते हैं, प्रोटीन वैसे तो ध्यान रखते हैं कि ट्यूनिका एक्सटर्ना वो स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल है वो आउटरमोस्ट लेयर है। ट्यूनिका मीडिया आर्टरी के अंदर थिक होती है, लेकिन वेन्स के अंदर होती है थिन। तो एक बार ये दोनों में अपन कंपैरिजन साथ में कर लेते हैं, कर लेंगे साथ में। तो सबसे पहले बात करूं मैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो एक्सटर्नल लेयर होती है, लेकिन ट्यूनिका मीडिया आर्टरी इन वेन्स में वेरी करती है। वेन्स में बिल्कुल छोटी होती है एंड आर्टरी में काफी थिक होती है। और सर्कुलर स्मूथ मसल्स की बनी होती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका इंटीमा इंटरनल लेयर होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। क्यों, क्योंकि इससे काम क्या है, लाइनिंग करना। तो मैंने बता दिया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का काम क्या होता है, लाइनिंग करना। और इसे अपन एंडोथेलियम भी बोलते हैं। आगे अपन बात करते हैं, आ, बता दिया मैंने टीएस ऑफ वेन एंड टीएस ऑफ आर्टरी के अंदर। एक पॉइंट स्पेशल है कि जो वेन्स है उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, वॉल्स। क्यों वेल्स क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखो आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है प्रेशर से, तो इसके अंदर ब्लड ब्रेक फ्लो होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन वेन्स के अंदर कोई प्रेशर नहीं, तो नहीं होता है वो, या मतलब कम प्रेशर के अंदर, कम प्रेशर से नीचे ऊपर जाते हैं हार्ट की ओर। तो बाई चांस ब्रेक फ्लो ना हो जाए इसलिए क्या प्रेजेंट होता है इसमें, इसमें प्रेजेंट होते हैं वेल्स। ये इस तरह से अरेंज होता है जैसे कि ब्लड ऊपर जा रहा है तो ये खुले रहेंगे, लेकिन जैसे ब्लड नीचे आने लगे तो ब्लड के साथ साथ ये भी बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ब्लड जा रहा है तो ये ओपन रहेंगे, लेकिन जैसे ब्लड आना बंद होगा तो ये वापस क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह इसका काम चलता है इसमें वेन्स में। तो याद रखना वेन्स में वेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि लो प्रेशर एंड लो स्पीड से चलता है। आगे बारे में बात करो तो सारी की सारी आर्टरी है एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, वो कैरी करती है क्या, आर्टरी कैरी मेनली कैरी करती है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है कौन, पुल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही वेन्स सारी की सारी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पुल्मोनरी। आगे बात करते हैं फिर कैपिलरीज की। बता दिया था मैंने कि दीज आर आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये कैपिलरीज। स्मॉल स्मॉल जो है वो स्मॉल वेसल्स होती है, छोटी छोटी वेसल्स होती है जो एक टिश्यू या ऑर्गन्स के अंदर जाती है और में ये पार्टिकुलर सेल्स के अंदर ब्लड सप्लाई करती है कौन, कैपिलरीज। एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर्स एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मोटी आर्टरी एंड वेन्स जो बड़े साइज की वो जा नहीं पाती, इसलिए छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होके जाती है, उससे अपन बोलते हैं कैपिलरीज। एंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओनली एंडोथेलियम लेयर इज फाउंड। देखो बात करूं मैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर होती है, कौन होती है, जिसे अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमिया, या जो एंडोथेलियम की एंडोथेलियम लेयर होती है ना, उसे अपन ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लेयर ही होती है जिसमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर, क्योंकि साइज स्मॉल करना, तो इसलिए एलिमेंट भी कम चाहिए। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, एंडोथेलियम लाइनिंग को काटते हैं। याद रखना कैपिलरीज किसके बीच में प्रेजेंट होती है,
आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। बात करते हैं अपन लिम्फ की। क्या होता है लिम्फ? देखो, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि फिल्ट्रेशन से बनता है। ब्लड एट कैपिलरी लेवल, यानी कि कैपिलरी लेवल पे जब ब्लड फिल्टर होता है तो उससे बनता है अपन को एक कलरलेस फ्लूइड, जिसके अंदर क्या नहीं होता है, जिसके अंदर लार्ज प्रोटीन नहीं होते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि मेनली लिम्फोसाइट्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं होते हैं? प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसी मेनली लिम्फोसाइट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्या एक्सेप्ट फॉर क्या एब्सेंट होता है? लार्ज प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, याद रखना। डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं। लिम्फ इज आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, एक टिश्यू के अंदर जो लिम्फ है, मतलब फिल्टर होके जाता है कैपिलरी लेवल पे, जो ब्लड है वो फिल्टर होके जाता है कि लार्ज प्रोटीन वो वेसल्स में रहेंगे, बाकी सब के सब नीचे जाएगा किसमें? टिश्यू के अंदर। तो उसे अपन बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, के फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर जा रहा है उसको अपन बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, और वो होता है लिम्फ। तो लिम्फ याद रखना क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है एंड कलरलेस फ्लूइड होता है, फिल्ट्रेशन से बनता है ब्लड एट कैपिलरी लेवल। आगे बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ लिम्फ। क्या होता है फंक्शन ऑफ लिम्फ? देखो, लिम्फ एक्ट करता है मिडलमैन की एक तरह, एक्ट करता है किसमें? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्ट करता है, क्यों? कनेक्शन बनाता है ये। आगे बात करूं मैं, तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड द सेल वॉल्स सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। क्यों? क्योंकि सेल्स और ब्लड इन दोनों के बीच में लिम्फ प्रेजेंट होगा जो आपस में एक्सचेंज करवाएगा एंड देन फिर वापस पूरा हार्ट में लेके जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। लिम्फ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स। सही बात है, क्योंकि इंटेस्टाइन से जैसे न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करके पूरी बॉडी में भी लिम्फ ही पहुंचाएगा। आगे बात करूं मैं, इन इंटेस्टाइन बताते हैं मैंने कि लिम्फ हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट थ्रू स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं लेसिटल्स। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फैट का एब्जॉर्प्शन इम्पोर्ट या अपने इंटेस्टाइन में किस के थ्रू होता है? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं लेसिटल्स। आगे बात करते हैं अपन, लिम्फ हैज ए लिम्फोसाइट देयरफॉर रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी। तो लिम्फ जो नाम है वो लिम्फोसाइट से रिलेट किया गया है, और लिम्फोसाइट्स को पर बोलते हैं क्या? इम्यूनो, मतलब इम्यून रिस्पांस के लिए जाने जाती है, क्यों? लिम्फोसाइट्स। तो बीओटी होती है, पता है आपको। आगे बात करते हैं अपन, तो रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हो। तो देखो, इसमें दो तरीके से रेगुलेशन होता है, एक होता है नर्वस रेगुलेशन, एक होता है हार्मोनल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन के अंदर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी कि डायरेक्ट के डायरेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट से। अब अगर आप चाहते हो, इनिशियली बात करता हूँ आपको, अगर आप चाहते हो मेरा हार्ट पंप कम करे या ब्लड फ्लो कम हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि वो आपकी इच्छा के कंट्रोल में नहीं हो, डायरेक्ट बॉडी कंट्रोल करेगी। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से के कंट्रोल में होता है, यानी कि उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल से चलती है। जो कि डायरेक्ट एक्शन किसके पास जाता है? मेडुला हेल्थ कार्डिक सेंटर। मेडुला के पास होता है कार्डिक सेंटर। मेडुला किसमें प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट होता है मेडुला। एंड बात करें मैं मेडुला, तो मेडुला हैंड ब्रेन का पार्ट है। आज बात करूं मैं, तो कार्डिक एसिलेटिंग एसिलेशन सेंटर भी ये बोलते हैं, अपन कार्डिक इनिबिटरी सेंटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एपिने नोरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन वगैरह वगैरह एक टर्म है जिसे अपन बोलते हैं, बताई गई होगी, बता दूंगा मैं भी और आपको, कि देखो, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड सम सोमेटोस्टेरिन या फिर ट्रेकिकार्डिया वगैरह वगैरह, या थायरोक्सिन। ये जो चार पांच नाम बताए मैंने, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सन। SANTT, संत। तो ठीक है, याद रख लेना कि ये एक्सेलरेट करते हैं कार्डिक एक्टिविटी, इंक्रीज हार्ट बीट वगैरह। लेकिन पाव भाजी से याद रखना PAVP, यानी कि पैरासिम्पेथेटिक। सो जैसे कि उसमें था सिंपेथेटिक, तो इसमें है पैरासिम्पेथेटिक, एसिटाइल कोलिन, वेगस एंड ब्रैकीकार्डिया से कुछ नाम। तो याद रखना वो डिक्रीज करती है हार्ट बीट को। अगर बात करूं हार्मोनल रेगुलेशन में, तो बता मैं एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, थायरोक्सिन को मदद करते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, बीपी जिसे अपन कहते हैं बीपी, आजकल कॉमन डिजीज हो गई कि ब्लड प्रेशर, मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह वो इरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण बीपी डिक्रीज हो जाती है। तो देखो, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल्स ऑफ आर्टरी। यानी कि देखो, एक आर्टरी है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो ब्लड फ्लो है वो अपनी इसके वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे कि जो हाथ पे एक पट्टा बांधता है,
हाथ में एक पट्टा बांध के देन फिर जो डॉक्टर मेजर करता है, तो वही मेजर करता है कि हाँ वे जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को मेजर करता है, वो है मतलब हवा भर के जिसमें उस जो कफ होता है उसके अंदर। आगे बात करूं मैं, तो बीपी को जो मेजर करता है उसे पर बोलते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर नाम इसका इंपॉर्टेंट है, याद है तुम्हें। नॉर्मल बात करूं मैं तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm, यानी कि जब सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो जो प्रेशर जाता है वो होता है 120 एच जी। लेकिन जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है रिलैक्सेशन के केस में वो होता है 80 mm ऑफ एच जी। एम ऑफ एच जी याद रखना, एम ऑफ एच जी ही याद रखना, लेकिन इसके अलावा कोई टर्म्स है तो बेसिकली एलिमिनेशन के लिए ऑप्शन। आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपी। तो बीपी के अंदर देखो बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन मेनली ये है कि स्ट्रेस या एक्साइटमेंट होती है, एक्सरसाइज करने में बीपी इंक्रीज होती है। जैसे ही एथलीट हो गए तो उनके अंदर क्या होता है, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी एक्सरसाइज के कारण उनकी जो हार्ट हार्ट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो एक बीट में काफी मतलब ब्लड है वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। उनका हार्ट जो है वो इतनी ज्यादा बीट नहीं करता, कम बीट में ही ज्यादा सप्लाई कर देता है। जेंडर में जैसे कि मेल में ज्यादा हार्ट बीट होती है फीमेल के, फीमेल में, तो मेल एंड फीमेल में वेरी करता है ये बीपी। ओबेसिटी एंड ब्लड बॉडी पोस्चर जिसे हम बोलते हैं, यानी कि अगर आप लेटे हुए होंगे तो पूरी बॉडी में मतलब हार्ट को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने में, लेकिन अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगेगा, हाँ, ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने। आगे बात करूं मैं, तो देखो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो देखो हाई बीपी, लो बीपी, थ्रोम्बोसिस, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजाइमा, सीएडी, सबको एक्सप्लेन करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले टर्म आती है हाई बीपी। क्या होती है हाई बीपी? इसे अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसके चलते आपकी बीपी इंक्रीज हो जाती है। और बीपी इंक्रीज यानी कि 140/90 mm ऑफ एच जी से या उससे ऊपर जाती है, तब उसे हाई बीपी कहते हैं। यानी कि 140 सिस्टोलिक है एंड 90 डायस्टोलिक है। 140 एंड 90, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है 180, सॉरी 120 एंड 80 mm ऑफ एच जी, 120/80 mm ऑफ एच। इफेक्ट ऑफ हाई बीपी क्या होता है? देखो ब्रेन हेमरेज कर सकता है या फिर स्ट्रोक कर सकते हैं, यानी एकदम से ब्लड पहुंचने लग जाए ना, तो जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। किडनीज एंड आइज में भी एक्स्ट्रा जो एक्सेस में ब्लड, जैसे प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, तो किडनीज एंड आइज में भी इफेक्ट करता है। बस इतना याद रखना। लो बीपी का क्या है, जब 120 एंड /80 से कम हो, यानी कि जनरल लगता है केस 110 एंड /70 mm ऑफ एच जी या इससे कम को अपन बोलते हैं लो बीपी। इफेक्ट्स ऑफ लो बीपी क्या है? देखो फीलिंग ऑफ सिकनेस, यानी कि एक टायर्ड महसूस करना, वीकनेस आ जाना, और कंफ्यूजन या डेजीनेस होना। डेजीनेस यानी इन द सेंस में इसकी चक्कर आते हैं कभी कभार लोगों को, तो वो चक्कर किस लिए आता है? लो बीपी के कारण जो ब्रेन है उसके अंदर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, और इसी कारण का सुना सुना होगा या देखा होगा कि जैसे बीपी कम या बीपी चेंजेस होते हैं तो उस पेशेंट को सुला दिया जाता है, ताकि हार्ट ज्यादा प्रेशर ना लगाए लो बीपी के केस में, और वो इजीली मतलब अपने जो ऑर्गन से उनमें ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए उस पर्सन को लेटा दिया जाता है लो बीपी के केस में। हाई बीपी केस में भी लेटा दिया जाता है किसी, हाँ, मतलब मेडिसिन देके। लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए वैसे ये वो नींबू शक्कर वगैरह को मतलब शक्कर एंड नमक के घोल मिक्सर को पिला देते हैं, जिसके कारण बीपी का कंट्रोल हो जाती है। एंड हाई बीपी के लिए फिर मेडिसिन लेनी पड़ती है वगैरह। बात करते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जिसे हम बोलते हैं सीएडी। क्या होता है सीएडी? तो देखो जितने भी जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस है, जैसे कि सॉरी, हार्ट में के से जो वेन्स निकलती है, वेन्स आर्टरी, तो आर्टरी रिलेटेड डिजीजेस को बोलते बोलते हैं अपन सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। इसके बेसिकली एक टर्म दी गई है एथी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसे अपन बोलते हैं आर्टरी रिलेटेड डिजीजेस है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, जिसका पेट वगैरह का। तो इसलिए आपने सुना होगा, कहता हूँ कि ज्यादा फैट वगैरह ये सब हार्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं हार्मफुल? क्योंकि ये क्या, आर्टरीज के अंदर जमना शुरू कर देते हैं। देखो वैसे आर्टरी अपनी छोटी होती है, उसके अंदर
धीरे धीरे थकाना रुक जाए स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड के फ्लो में दिक्कत आएगी, उसी के कारण ही कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होती है। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू की डिफिशियंसी होती है नहीं है। बोले इसलिए वो, और बात में एनिमल प्रोडक्ट की, तो जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो, जैसे कि उसमें सब में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेस होता है। तो बेसिकली सलाह ये देना चाहूंगा मैं कि एनिमल प्रोडक्ट को कम से कम यूज करें, चाहे भले वो दूध हो या एनिमल की जो मीट एग्स वगैरह जितने भी है, ये सब के सब नुकसानकारी है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ सीएडी की मैं बात करता हूँ, मेक ह्यूमन ऑफ आर्टरी नेरो, जो स्पेस है जो आर्टरी की, वो एक तो वैसे ही छोटी है, अब थक्के और जमने लग जाएंगे तो जो आर्टरी की जो स्पेस है वो और छोटी हो जाएगी, जिसके कारण फिर अपने हार्ट को और ज्यादा पूरा प्रेशर के साथ पंप करना पड़ेगा किसको, ब्लड को, ताकि वो organ तक पहुंच सके। आगे बात करते हैं अपन एंजाइना। एंजाइना एक स्पेशल टर्म है जिसका अपन रेफर करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस से। इसके अंदर क्या होता है देखो, हार्ट की मसल्स अफेक्ट होती हैं, देखो ड्यू टू रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उनकी जो हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स है, उनके अंदर जो ब्लड वेन्स वगैरह, ब्लड वगैरह जा रही है, ब्लड मतलब वेसल्स वगैरह, तो उनके अंदर क्या होता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है, किसमें, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। याद रखना, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होती है, कम ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। और एक्यूट चेस्ट पेन इसका एक इफेक्ट है, जिसके अंदर मतलब जिसे हम बोलते हैं ना, एकदम से हार्ट का बहुत दर्द होना, उसे अपन बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। तो क्या बात करते हैं अपन हार्ट फेलियर के बारे में। तो फेलियर किसे कहते हैं, किसी भी चीज को करने में अगर आप असफल हो जाए, तो उसे अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। यानी कि हार्ट पंप करने में असफल हो गया, यानी कि हार्ट सफिशिएंट मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, यानी कि स्टेट ऑफ हार्ट इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली, उसे अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स होती है वो सडनली डैमेज हो जाती है, किसके थ्रू, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के थ्रू। यानी कि देखो, हार्ट है, हार्ट के अंदर जो वेन्स मसल्स वेन्स वगैरह जा रही है, तो वेन्स आर्टरी वगैरह जा रही है, तो उसकी जो उसके अंदर ब्लड अगर इनएडिक्वेट, यानी ब्लड पूरा ब्लड की सप्लाई में कमी हो जाए, तो उसके कारण हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हार्ट धड़कना बंद कर देता है, उसे अपन बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है कि हार्ट अपना आप ही बीटिंग को स्टॉप कर देता है, उसे अपन बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट स्टॉप बीटिंग। अब अपन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हार्ट अटैक की क्या होती है, कि हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, आल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। याद रखना, हार्ट अटैक को अपन मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। एंड इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के चलते ही हार्ट अटैक आता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। इट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स एनीवेयर इन द बॉडी। इसके कारण की जो हार्ट है वो कंप्लीटली पंप करना ही स्टॉप कर देता है। एक बार अपन चारों को समझ लेते हैं क्या क्या अपन ने पढ़ा, डिजीजेस में। तो पहले पढ़ा अपन ने हाई बीपी लो बीपी, याद रखिए कि 140 या 90 से ऊपर जाती है हाई बीपी होती है। लो बीपी के केस में 110 से या 70 से तो उससे उससे कम होती है। फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड वीकनेस, दिस मतलब लो बीपी केस, हाई बीपी के केस में 190, और मतलब कि ब्रेन हेमरेज का केस इंक्रीज होता है, एंड किडनी एंड आइज के लिए भी सीआईडी के बारे में बात करता हूँ। तो एक एग्जांपल याद कर लेना, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड आर्टरी है उसके अंदर क्या जमना शुरू हो जाता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रोसिस। एंजाइना क्या होता है, जिसके अंदर हार्ट की मसल्स, जो हार्ट के अंदर जो मसल्स है हार्ट की मसल्स, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। एग्जाम्पल है जिसका इफेक्ट होता है एक्यूट चेस्ट पे। हार्ट फेलियर के केस में हार्ट स्टॉप्स, मतलब हार्ट नॉट पंपिंग द ब्लड एफिशिएंटली, हार्ट मतलब पूरे ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता, हार्ट ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है। हार्ट अटैक के केस में क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स है वो इन्हें कम ब्लड सप्लाई के चलते डैमेज हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। सो गाइस, यही तक था। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियो वेरी मच। So guys, most of the chapter मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर दिया है। I hope that we all have been enjoying this video very much. So guys, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक keep learning, keep exploring and enjoy the beauty of life.